अच्छा जी, तो पिछली क्लास में हमारी बात हुई थी HTML के ऊपर और हमने HTML फॉर्म्स भी देख लिए थे मेरा ख्याल है, इनपुट टाइप्स वगैरह। ठीक है, चले आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे CSS को, यानी कि कास्केडिंग स्टाइल शीट्स को। तो अब CSS क्या होती है, उसके लिए मैं यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क, और इसका नाम हम रख रहे हैं CSS एग्जाम्पल्स, और इसको हम अपने डेस्कटॉप पे सेव करवा लें। एम्प्टी प्रोजेक्ट ऑब्वियसली हम क्रिएट करेंगे। अच्छा जी, CSS क्या होती है? तो CSS है जनाब कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। इस लैंग्वेज के अंदर हम स्टाइल्स बनाते हैं। स्टाइल दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, एक चीज़ होती है सिलेक्टर और दूसरी चीज़ है एट्रीब्यूट्स। ये दो चीज़ें मिलकर बनाते हैं जनाब एक स्टाइल। तो इस लैंग्वेज में हम स्टाइल्स बनाते हैं। ये लैंग्वेज असल में HTML की कुछ लिमिटेशंस हैं, उनको कवर करने के लिए यूज़ की जाती है। HTML में बहुत सारी लिमिटेशन है। मिसाल के तौर पे HTML के जो टैग्स हैं वो फिक्स्ड है। अब आप अपनी मर्जी का कोई टैग नहीं बना सकते, सही है। इसी तरह HTML में जो टैग्स हैं उनके अंदर एट्रीब्यूट्स भी फिक्स्ड है, यानी कोई एट्रीब्यूट अगर फॉन्ट के टैग में है तो वो आप बॉडी के टैग में यूज़ नहीं कर सकते या डिव के टैग में यूज़ नहीं कर सकते। तो ये एट्रीब्यूट वाला जो मसला है ना, ये हम CSS के थ्रू सॉल्व करते हैं, सही है। तो CSS के अंदर एक्चुअली दो चीज़ें हैं। एक तो है CSS के सेलेक्टर्स। CSS सेलेक्टर का मतलब है कि हाउ टू सेलेक्ट HTML एलिमेंट। फिर है CSS एट्रीब्यूट। ये क्या है? व्हाट टू अप्लाई ऑन सेलेक्टेड एलिमेंट्स, यानी पहले आपको एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर सिलेक्ट करने के बाद उन पे एट्रीब्यूट्स अप्लाई करना पड़ेगा। ये दो काम होते हैं CSS, सही है। तो आपको CSS सेलेक्टर्स भी सीखने पड़ेंगे और CSS के एट्रीब्यूट्स भी समझने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। CSS यूज़ किस तरीके से करते हैं? CSS यूज़ करने के तीन तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप टैग के अंदर यूज़ करें। दूसरा तरीका ये है कि हेड के टैग में यूज़ करें। और तीसरा तरीका ये है कि आप एक सेपरेट फाइल बना के उसको लिंक करवा दें। देखिए, तीनों पहले तरीके देख लेते हैं, फिर उसके बाद ज़रा CSS स्टाइल्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर बनाऊंगा एक HTML का पेज, क्योंकि CSS HTML के साथ ही यूज़ होती है, अलग से यूज़ नहीं होती है, सही है। अच्छा, अब इस HTML के पेज के अंदर एक हेडिंग है जिसमें लिखा हुआ है वेलकम टू CSS जनाब, ठीक है। अच्छा, अब इसका जरा आउटपुट चेक करते हैं इस कोड का। ये इसका आउटपुट है, सही है। अच्छा, मुझे इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो उसका एक ही तरीका है कि मैं इसको फॉन्ट के टैग में लिखूं। एक दूसरा तरीका ये है कि मैं यहाँ पर स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करते हुए
इसमें कलर का एट्रीब्यूट अप्लाई करूं और कोई भी कलर अप्लाई करूं। ये CSS का एट्रीब्यूट है कलर, फॉर कलर, और इसमें मैंने अप्लाई कर दिया ब्लू, तो इस टेक्स्ट का कलर क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। ठीक है, ये पहला तरीका है CSS यूज करने का। अच्छा, क्योंकि मैंने ये इस टैग में किया है, अगर मैं जनाब नीचे जाके एक और टैग यूज करता हूं और यहाँ पे मैं लिख देता हूं गुड बाय जनाब, ये इस हेडिंग का जो टेक्स्ट है उस पे उस CSS का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मैंने इस टैग के अंदर लिखा है, तो इसका इफेक्ट इसी टैग पे होना चाहिए। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि अगर मैं यहाँ पर एक HTML का पेज और ऐड कर लूँ और इसमें भी दो हेडिंग्स हों। एक हेडिंग है जनाब वेलकम टू CSS जनाब, जनाबे वाला, और दूसरी हेडिंग है गुड बाय जनाबे वाला। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि आप हेड के टैग में स्टाइल का टैग यूज करें। यहाँ पे आप लिखेंगे H1 और सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया कलर ग्रीन। ये दूसरा तरीका है CSS यूज करने का। इसमें क्या होगा कि इसमें दोनों जो टैग हैं दोनों का कलर ग्रीन हो जाएगा, क्योंकि मैंने ये हेड में लिखा है। सही है, ये कहलाता है सेलेक्टर। ये करेगा ये कि तमाम हेडिंग सेलेक्ट करके ले आएगा, ठीक है, और उन पर ये कलर अप्लाई कर देगा। तो एक तरीका तो ये है कि आप टैग में जाके लिखें, एक तरीका ये है कि हेड में लिखें। अच्छा, तीसरा तरीका ये है कि आप एक सेपरेट फाइल बना लें जिसकी एक्सटेंशन होनी चाहिए .css। एक अलग से फाइल होनी चाहिए .css के नाम से। उसमें आप कुछ भी लिख दें, जैसे आपने लिखा H1 और यहाँ पे लिखते हैं कलर रेड। फिर आप करें ये कि एक अलग से फाइल यहाँ पे भी बना लेते हैं HTML की, और उसमें ये दोनों हेडिंग्स भी रख देते हैं। और करेंगे हम ये कि इस CSS फाइल को लिंक करवा देंगे अपने इस पेज के साथ। तो अभी भी ये जो दोनों आपकी हेडिंग्स हैं इनका कलर रेड हो जाएगा। देखिए, पहले तरीका ये था हमारे पास, इसमें हमने हेडिंग के अंदर जाके लिखा है या टैग के अंदर जाके लिखा है, तो इससे इफेक्ट सिर्फ उसी टैग में हुआ है। दूसरा तरीका ये है कि हेड में लिख दिया है स्टाइल के टैग के थ्रू। तीसरा तरीका ये है कि एक अलग फाइल में लिखा है और उस फाइल को इस पेज से लिंक करवा दिया लिंक के टैग के थ्रू। ये तीनों तरीके हैं CSS यूज करने के। सही है, कौन सा तरीका यूज किया जाता है? भाई तीनों तरीके यूज किए जाते हैं, जब भी तो तीन तरीके हैं यार। अगर एक यूज किया जाता तो बाकी दो ने होना ही नहीं था। तीनों की जरूरत पड़ती है हमें। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है भाई, रीजन इसका ये है कि बाज औकात देखें, बाज स्टाइल ऐसे होते हैं जो कि जर्नल होते हैं पूरी वेबसाइट में। एक वेबसाइट में कितने पेजेस हो सकते हैं? हाँ बेटा, खाना वाना खाकर आया तुम लोग? देखो मैं तो टून हूं। सही है, टून समझते हो? हैं? नहीं समझते? नहीं चले हैं?
टुन का मतलब मल्टीपल, बहुत सारे हो जाते हैं लिमिट जब टुन होते हैं। बट टुन का मतलब पूछ रहा हूँ सन्नाटा। सही है बेटा, सही है। आप क्वेश्चन पूछते हुए अपना नाम भी बताया करो ताकि नाम के साथ रिकॉर्डिंग। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं तो स्टार्ट हो जाऊंगा बेटा, मसला आपका होगा। खाना खा के आया करो, पूछ लिया करो, कोई बात समझ में ना आए तो मैं निकल जाऊंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। सही है। अच्छा, मैं ये कह रहा था आपसे कि CSS यूज करने के कितने तरीके हैं? 3 है। या तो आप टैग के अंदर लिखें, या हेड में लिखें, या अलग से सेपरेट फाइल बना लें। तो एक वेबसाइट में कितने पेजेस हो सकते हैं भाई? 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, अनलिमिटेड हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं। और भाई क्या हो गया, क्या बातें कर रहे हो यार? 10,000 की कौन सी वेबसाइट होती है यार? कौन सी वेबसाइट है जिसमें 10,000 पेज होते हैं? कैसे हो सकता है? एक वेबसाइट में जितने भी पेजेस होते हैं उसमें कुछ स्टाइल होते हैं कॉमन जो कि हर पेज पे रिपीट हो रहे होते हैं। सपोज 100 पेजेस हैं, अब 100 पेजेस के अंदर एक स्टाइल हर पेज पे, एक हेडिंग एक ही तरह की हर पेज पे। तो अगर आप हर पेज पे जाके लिखेंगे तो एक तो हर एक पे जाके लिखना पड़ेगा, चेंज करना होगा तो हर एक पे जाके चेंज करना होगा। तो बेहतर तरीका ये है कि एक अलग सेपरेट फाइल बनाकर उसको उन तमाम पेजेस से लिंक करवा दें। तो चेंज करना होगा तो एक ही फाइल में चेंज होगा, बाकी जगह पे खुद हो जाएगा। ठीक है। कुछ स्टाइल ऐसे होते हैं जो किसी एक आध पेज पे ही होता है, तो वो आप उसके हेड में लिखते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि किसी टैग पे ही होते हैं, स्पेशल अनाउंसमेंट टाइप के, तो वो उस टैग में जाके लिखते हैं। बात आ गई समझ में? ठीक है बेटा, इधर आओ जरा, लेट आने वालों को सजा मिलेगी। इधर आओ जरा, इधर आओ। नहीं, एक आ जाओ सर। वो बाहर जो साइन करवाते हैं ना, उनके पास पानी की एक बोतल रखी होगी, वो लेकर आ जाओ। अच्छा जी, तो हमारे पास 3 तरह के तरीके ये यूज हो गए। फिर एक और भी चीज है जिसको हम कहते हैं CSS एट्रीब्यूट के हवाले से एट्रीब्यूट ओवरराइडिंग। CSS में एट्रीब्यूट ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट है। एट्रीब्यूट ओवरराइडिंग का क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, मैं यहाँ पर एक नया पेज बना रहा हूँ, ऐड, और ये मैंने किया HTML पेज, ये हो गया HTML पेज 4। अच्छा, यहाँ पर हमने ये 2 हेडिंग्स भी ऐड कर दी। अच्छा, फिर मैंने यहाँ जाके लिखा स्टाइल, और ऐसे करके मैंने लिख दिया जनाब कलर ब्लू। और यहाँ गया मैं हेड में, और इसमें मैंने जाके लिखा स्टाइल, और इसमें जाके मैंने लिख दिया जनाब कलर ग्रीन। और वो जो सेपरेट फाइल है उसको भी इससे लिंक करवा दिया। अब क्या होगा? पहली हेडिंग का क्या कलर होगा? इसमें पानी भी भर देना है। थैंक यू यार। हाँ, पहली का ब्लू होगा। अच्छा, दूसरी का क्या होगा भाई? दूसरी का ग्रीन क्यों होगा और पहली का ब्लू क्यों होगा? हाँ भाई बताओ। देखें, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आपको सारी जिंदगी परेशान करेंगे। मिसाल के तौर पे जब आप छोटे से होते हैं ना, तो अम्मी पूछती हैं बेटा बताओ अम्मी ज़्यादा अच्छी हैं पापा ज़्यादा अच्छे हैं, तो आप क्या जवाब देते हैं? है ना? अच्छा, जब आप भी बड़े होंगे तो आप भी बच्चों से ये पूछेंगे, हाँ बेटा पापा ज़्यादा अच्छे हैं मम्मा ज़्यादा अच्छे हैं? बच्चा भी परेशान होकर शक्ल देगा, मैं तो क्या जवाब दूँ? सही है। छोटा बच्चा होता है ना, तो उसको तो अम्मा पसंद होती है। ये जो 3-4 साल तक के होते हैं ना, इनको मम्मा पसंद होती हैं। फिर इनको एहसास होता है असल चीज़ तो कुछ और है, और वो पापा के पास है, तो उनको फिर पापा पसंद आना शुरू हो जाता है।
फिर जब वो 15-20 साल के होते हैं ना, तो फिर कहते हैं यार असल चीज तो कुछ और ही है। फिर ना पापा अच्छे होते ना मम्मा अच्छे होते, फिर कुछ और ही अच्छा हो जाता है। समझ में आ रही मेरी बात? फिर जब वो 40 साल के होते हैं ना, तो फिर कहते हैं यार असल चीज तो कुछ और है। अब उनकी पसंद बिल्कुल खत्म हो जाती है। 60 साल के होते हैं तो बोलते हैं यार असल चीज तो कुछ और है, फिर उनकी पसंद चेंज हो जाती है। तो पसंद तो चेंज होती रहती है बेटा। समझ में आ रही मेरी बात? मैं क्या बता रहा था? हाँ, तो इनमें से कौन सा अप्लाई होगा भाई? रिजल्ट तो देखना ही है। देखिए भाई, बात यह है कि यहाँ पर दो टैग हैं, एक है हेड का और एक बॉडी का। तो ये ध्यान में रखेंगे, पहले हेड चलता है फिर बॉडी चलती है। सही है? तो सबसे पहले क्या चलेगा जनाब? हेड का टैग चलेगा। अच्छा, ये कोड कोई कंपाइल नहीं होता है। सबसे पहले लाइन नंबर 6 चलेगी, तो ये दोनों हेडिंग्स का कलर क्या कर देगी? रेड कर देगी। अच्छा, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि अगर सेपरेट फाइल है तो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, या हेड में आपने स्टाइल बना रखा है तो उसकी प्रायोरिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सही है? बेसिकली कौन सा कोड पहले एग्जीक्यूट हो रहा है, तो पहले कौन सी लाइन एग्जीक्यूट हो रही है? 6, दोनों का कलर रेड हो गया। फिर कौन सी लाइन एग्जीक्यूट हो रही है? 7 से 11 तक का जो स्टाइल है, दोनों का कलर ग्रीन हो गया। फिर बॉडी में आएंगे आप, तो लाइन नंबर 14 में पहली हेडिंग ब्लू हो जाएगी और दूसरी ग्रीन बच जाएगी। तो आउटपुट अगर आप इस पेज का देखेंगे तो पहला ब्लू होगा और दूसरा ग्रीन होगा। सही है? लेकिन आप इसमें हल्का सा चेंज ये करें कि इस लाइन को उठा के यहां रख दें, तो अब क्या होगा कि पहले ये चल जाएगा, फिर ये चलेगा, तो ये ब्लू रह जाएगा और ये रेड हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो कोई प्रायोरिटी नहीं है इसके अंदर, बात ये कि कौन सी लाइन पहले चल रही है। ठीक हो गया? अच्छा, अब इसमें जो एट्रीब्यूट ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट है वो क्या है? देखिए, मैंने यहाँ पे फॉर कलर डिफाइन करने के साथ साथ बैकग्राउंड कलर भी डिफाइन कर दिया। बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया येलो। अच्छा, ये बैकग्राउंड कलर येलो मैंने यहां नहीं दिया और यहां भी नहीं दिया, तो दोनों का बैकग्राउंड कलर येलो ही रहेगा और फॉर कलर ओवरराइड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? एक दफा मैं सुन लिया करो ना यार। मैं कह रहा हूं कि पहले ये दो एट्रीब्यूट अप्लाई होंगे ना, ये फॉर कलर है, ये बैक कलर है। तो फॉर कलर ग्रीन हो गया, बैकग्राउंड कलर येलो हो गया। फिर इधर आएंगे तो ये फॉर कलर को चेंज करके रेड कर देगा, बैकग्राउंड येलो रह जाएगा। ये इसका फॉर कलर ब्लू कर देगा, बैकग्राउंड येलो ही रहेगा। तो ओवरराइड कौन सा हो रहा है कलर यहाँ पर? हाँ, बैकग्राउंड ओवरराइड हो रहा है। भाई मेरी बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? ये देखो, ये ब्राउजर आपको दिखा भी रहा है। ये देखें, ये पहले ये ओवरराइट हो गया जो इनलाइन लिखा था, फिर ये स्टाइल शीट में जो लिखा था वो भी ओवरराइट हो गया, ये बचा है। समझ में आ रही बात? ठीक है? तो भाई CSS यूज करने के ये 3 तरीके हैं। इसको बोलते हैं स्टाइल। इस स्टाइल में ये है सेलेक्टर और ये है एट्रीब्यूट और ये है कर्ली ब्रैकेट। तो सेलेक्टर, कर्ली ब्रैकेट और एट्रीब्यूट मिलकर बनाते हैं एक स्टाइल। समझ में आ गई बात? तो CSS सीखने के लिए आपको 2 चीजें सीखनी है, एक है CSS के सेलेक्टर्स और दूसरे हैं CSS की एट्रीब्यूट्स। CSS के सेलेक्टर्स को आप CSS की ग्रामर भी कह सकते हैं। समझ में आ रही बात? जैसे आप इंग्लिश पढ़ने जाते हैं तो आपको 2 चीजें पढ़ाई जाती हैं किसी सेंटर में। क्या क्या पढ़ाया जाता है? इंग्लिश लैंग्वेज सीखने जाते हैं आप तो क्या सिखाते हैं आप? कभी सीखी नहीं है ना। टेंसेस सिखाते हैं। टेंसेस होते क्या? वो भाई ग्रामर है इंग्लिश की। अच्छा, एक और चीज का वो रट्टा लगाते हैं, वो क्या होता है?
इंग्लिश वोकैबुलरी, वर्ड्स मीनिंग याद करवाते हैं। वर्ड्स मीनिंग याद करने हैं, उसका कोई रूल नहीं होता है, बस ये वर्ड है उसकी ये मीनिंग है, ठीक है। अब वो वर्ड्स तो बहुत सारे होते हैं, सारे तो याद नहीं होते ना, लेकिन ग्रामर आपको पूरी बता दी जाती है। तो सीएसएस के सेलेक्टर्स तो हम पूरे देख लेंगे, लेकिन जो एट्रीब्यूट्स हैं वो तो बहुत सारे हैं, वो देखते रहिएगा आराम आराम से, आप देखते रहेंगे, वक्त मिलेगा आपको, आप देखते रहेंगे। तो बहुत सारे सीएसएस के एट्रीब्यूट्स हैं, और लेकिन ग्रामर हमें पता होनी चाहिए इसकी कि किस चीज का क्या मतलब है, किस सिंबल का क्या मतलब है, ठीक है। सीएसएस की ग्रामर्स या सीएसएस की सिलेक्टर से मुराद ये है कि आप किसी भी एलिमेंट को एचटीएमएल के कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करने के 3 तरीके हैं, या तो आप उसको सिलेक्ट करवा सकते हैं उसकी आईडी से, या उसकी क्लास एट्रीब्यूट से, या उसके टैग नेम से। समझ में आ गई बात? किसी भी एलिमेंट को आप सिलेक्ट करवा सकते हैं उसकी आईडी से, उसकी क्लास नेम से, या उसके टैग नेम से। आईडी से सिलेक्ट करवाने के लिए आप यूज करते हैं हैश का सिंबल, क्लास से सिलेक्ट करवाने के लिए आप यूज करते हैं डॉट का सिंबल, और टैग से सिलेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं लिखते। अब इस काम को ना हम कर लेते हैं, समझ लेते हैं एक एग्जांपल से। तो मैं यहाँ पर ये बना रहा हूँ एक नया HTML का पेज, जिसका नाम हम रखेंगे CSS selectors, सही है, .html। अब ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि CSS विद HTML यूज होती है, विदाउट HTML यूज होती ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, आप देखें यहाँ पर मैं कुछ डिव्स यूज कर रहा हूँ। ये हमने पहली डिव यूज करी, इसका नाम हम रख देंगे जनाब DB लेफ्ट, सही है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर एक डिव और यूज कर रहे हैं, इसका नाम हम रखेंगे जनाब DB राइट। इनके ऊपर एक डिव यूज कर देंगे, इसको कह देंगे DB टॉप, और इनके नीचे एक डिव यूज कर देंगे, उसको कह देंगे DB बॉटम। कितनी डिव हो गई हैं? 4 डिव हो गई है जनाब। इसका आउटपुट जनाब ऐसा है, एम्प्टी आउटपुट है, क्योंकि डिव तो हैं लेकिन उन डिव में कोई टेक्स्ट नहीं है, सही है। ये आउटपुट है, ठीक है ना। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं कि इस पेज को लिंक करवा देते हैं एक स्टाइल शीट से, और इस स्टाइल शीट का नाम रख लेते हैं CSS selectors .css। ये आ गई CSS selectors .css। HTML फाइल में हम इसको लिंक करवा लेते हैं, ऐसे लिंक हो गई। समझ में आ रही मेरी बात? अब यहाँ आप जो कुछ लिखेंगे ना उसका इफेक्ट यहाँ पर आएगा, सही है भाई। ये HTML की फाइल है, ये CSS की फाइल है। HTML को लिंक करवा दिया हमने किससे? CSS फाइल से। अब मैं यहाँ जो कुछ लिखूंगा उसका इफेक्ट वहां आ जाएगा ना, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ जनाब? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हैश। हैश का मतलब आईडी सेलेक्टर कहते हैं इसे। इसका मतलब ये है कि आप किसी एलिमेंट को उसकी आईडी से सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिख दूं DB टॉप, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है उस एलिमेंट को सिलेक्ट करके लाओ जिसकी आईडी DB टॉप है, सही है। फिर मैंने लिखा कर्ली ब्रैकेट्स में, और यहां पे जाके मैंने लिखा जनाब वेट, और वेट मैंने यहां पे डिफाइन कर दी 100%। फिर मैंने लिखा जनाब हाइट, वो मैंने लिख दी 100 पिक्सल्स। और फिर मैंने लिखा बैकग्राउंड कलर, वो मैंने डिफाइन कर दिया लाइट ब्लू, बल्कि हाईलाइट कर देना, चलो सही है। तो ये 3 एट्रीब्यूट्स किस पे अप्लाई होंगे? उस एलिमेंट पे जिसकी आईडी DB टॉप है। वो कोई टेबल भी हो सकता है, वो कोई पैराग्राफ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ हमने कोई टैग नेम नहीं दिया है, हमने आईडी दिया है। इस पूरी चीज को कहते हैं स्टाइल। इसमें ये सिलेक्टर है और ये एट्रीब्यूट्स हैं,
सही है, ये आउटपुट आएगा वेब पेज का, क्योंकि ये जो डीवी टॉप है इसके ऊपर ये एट्रीब्यूट्स अप्लाई हो गए, क्योंकि उसकी आईडी डीवी टॉप है। सही है, इसकी विड्थ कितनी हो गई है 100% और हाइट कितनी हो गई है 100 पिक्सल्स। तो ये अच्छा, उसके बाद हम इस स्टाइल को कॉपी करते हैं, यहां पर पेस्ट करते हैं और यहां पे लिख देते हैं डीवी लेफ्ट। तो अब ये किस पर अप्लाई होंगे, दूसरी डिफ पे। इसकी विड्थ हमने कर दी 30% और हाइट कर दी 400 और बैकग्राउंड कलर यही रहने दिया। नतीजा ये है कि आउटपुट आएगा इस तरह। ये कौन सी डिव है, डीवी लेफ्ट है। सही है भाई, मेरी बात समझ में आ रही है तुम लोगों को मैं क्या कर रहा हूं। ये जो लेफ्ट साइड पे अब डिव आ रही है ना, इसकी विड्थ हमने रखी 30%, तो जाहिर कम है, और हाइट रखी है 600 पिक्सल्स, तो जाहिर है वो ज्यादा हो गई है। सही है, सोना नहीं, कोई सोया ना तो मैं उसकी जगह जाकर सो जाऊंगा और उसको यहाँ लाके बैठा दूंगा। मुझसे ज्यादा किसी को नींद नहीं आ रही है यहाँ पे, सोना नहीं बता रहा हूँ मैं, लोरी सुना रहा हूँ, तुम लोगों को नींद आ रही है? मेरी आवाज में ममता महसूस हो रही है? अम्मी याद आ रही मेरी बातें सुनते, सो क्यों रहे हो यार, अजीब आदमी है। सोना नहीं कोई? हाँ सही है। तो डीवी लेफ्ट की विड्थ कितनी है भाई, वेट पूछ रहा हूँ, वेट 30% और हाइट कितनी है 600 पिक्सल। सही है। अच्छा, डिव की एक खास बात है जिसकी वजह से बड़ी मशहूर है, वो ये है कि अगर आप गौर करें तो महसूस ही नहीं हो रहा कि ये दो डिव्स हैं, क्योंकि जब एक डिव एंड होती है और दूसरी शुरू होती है तो बीच में कोई गैप ही नहीं है। अच्छा, अगर समझने के लिए मैं इसकी विड्थ भी 100% कर दूं तो आप देखेंगे कि ये ऐसा लगेगा कि एक ही डिव है, हालांकि ये दो डिव है, एक 100 पिक्सल की और एक 600 पिक्सल की, लेकिन बीच में कोई गैप ही नहीं है। टेबल के अंदर जो टीआर होती है उसमें लाजमी तौर पे बॉर्डर आप 0 भी कर दें ना तो भी एक हल्का सा गैप नजर आता है, इसमें बिल्कुल गैप नहीं होता बिटवीन टू डिव्स। बात समझ में आ रही है? इसीलिए आप अगर यहां पे देखें तो इधर आपको बिल्कुल कोई एज नजर ही नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है कि शायद इसी का पार्ट है। सही है। अच्छा, फिर हम यहां पर आते हैं और ये आ गई हमारी तीसरी डिव जिसका नाम है जनाब डीवी राइट। डीवी राइट की विड्थ हम डिफाइन कर देते हैं 70%, हाइट ये रहने देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं, कलर हम कर देते हैं जनाब लाइट ग्रीन। तो ये आ गई जनाब डीवी राइट। अब इसकी विड्थ है 70%, सही है ना, इसकी है 30%। अलाइनमेंट तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट है। अब देखें ये हालांकि 30% है लेकिन ये ना नेक्स्ट लाइन से शुरू हो रही है, क्यों बता दो यार, सब बताएगा लास्ट टाइम। बेटा ये डिफ के टैग का ना डिफॉल्ट बिहेवियर है कि जब एक डिव एंड होती है और दूसरी शुरू होती है तो नेक्स्ट लाइन से शुरू होती है, मैंने समझाया था। मिसाल के तौर पे फॉन्ट का टैग है, अब फॉन्ट के टैग को आप खत्म करें और नेक्स्ट लाइन से शुरू करें, वो उसी लाइन से आएगा। ठीक है, 4-5 फॉन्ट के टैग यूज कर लें, उसमें कुछ टेक्स्ट लिखे हैं तो वो एक ही लाइन में आएंगे। लेकिन डिव हो गया, पी का टैग हो गया, ये लाइन चेंज कर देते हैं, ये इनका डिफॉल्ट बिहेवियर है। आप इस बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं और उसको चेंज करने का तरीका है कि आप एक CSS का एट्रीब्यूट यूज करते हैं, उसको कहते हैं फ्लोट। ये मैंने फ्लोट लिखा लेफ्ट डीवी लेफ्ट में, और ये मैंने फ्लोट लिखा लेफ्ट डीवी राइट में, तो ये दोनों फ्लोट होंगे और दोनों फ्लोट होंगे तो आउटपुट आएगा कुछ इस किस्म का, क्योंकि दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो 30 + 70 100 से बराबर या कम है, लिहाजा ये आपको एक ही लाइन में नजर आएंगे। मेरी बात समझ में आई? सवाल ही पैदा नहीं होता तुम लोगों को समझ में आ जाए पहली दफा देख के। तुम लोगों को गलत फहमी हो रही है कि समझ में आया, और ये बचपन से लेके आज तक तुम लोगों को यही गलत फहमी है कि हमें समझ में आ गया, खुद समझ नहीं आया बेटा तुम लोगों को।
तुम्हें आज तक यही समझ नहीं आया कि तुम्हें क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया। फ्लोट लेफ्ट होने से क्या मुराद है भाई? दोनों मिल गए, ये फ्लोट लेफ्ट हो रही है। अगर मिसाल के तौर पे मैं फ्लोट लेफ्ट ना करा और फ्लोट राइट करा दूं तो क्या आउटपुट आएगा? यही आउटपुट आएगा, यही तो बात है ना। ये नहीं आएगा ना, फिर ये आएगा। अब ये फ्लोट राइट पे चला गया, सही है। अच्छा, अगर मैं इसकी विड्थ 30 के बजाय 30 कर दूं, 70 के बजाय 30 कर दूं और इसको फ्लोट लेफ्ट कर दूं, तो अब डीवी राइट जो है वो लेफ्ट पे फ्लोट हो रही है और डीवी लेफ्ट जो है वो राइट पे फ्लोट हो रही है, तो आउटपुट कुछ इस किस्म का आएगा। डीवी राइट लेफ्ट पे फ्लोट हो रही है और डीवी राइट लेफ्ट राइट पे फ्लोट हो रही है ना? गलत कह रहा हूं ना मैं? सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? गलत कह रहा हूं ना। डीवी लेफ्ट जो है ना वो कौन सी है? ब्लू वाली। डीवी लेफ्ट राइट पे फ्लोट हो रही है और डीवी राइट कौन सी लेफ्ट डिप है? ग्रीन वाली, वो लेफ्ट पे फ्लोट हो रही है। अबे सही कहा है मैंने? हाँ बस सही है। एक्सपायर्ड, खत्म, स्टेमिना खत्म तुम्हारा। डीवी लेफ्ट राइट पे फ्लोट हो रही है और डीवी राइट लेफ्ट पे फ्लोट हो रही है। समझ में आ रही मेरी बात? अगर आप इन दोनों को लेफ्ट पे फ्लोट करवा दें तो अब लेफ्ट भी लेफ्ट पे फ्लोट हो रही है और राइट भी लेफ्ट पे फ्लोट हो रही है और दोनों की विड्थ 30% है, लिहाजा आउटपुट इस किस्म का आएगा कुछ। अगर पेज को सेव कर लेंगे तो ये लेफ्ट भी लेफ्ट पे फ्लोट हो रही है और राइट भी लेफ्ट पे फ्लोट हो रही है। 30 + 30 60%। अभी ये 40% एरिया आपको एम्प्टी नजर आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसको 70 कर दूं तो यहां पर ये डीवी राइट पूरे 70% पे आ जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? चलें, अभी थोड़ी देर में और बात क्लियर हो जाएगी कि बात समझ में आएगी भी कि नहीं आएगी। एक और डिव है हमारे पास, कौन सी? डीवी बॉटम। इसकी विड्थ हम कर देते हैं 100%, हाइट इसकी कर देते हैं 50 पिक्सल्स। तो ये फिर आपको यहां नजर आएगी नीचे, ठीक है। ये रही डीवी, इसको और कम कर दें, 40% कर दें, 40 पिक्सल्स। तो ये कौन सी डिव है भाई? सबसे नीचे ये डीवी बॉटम है। तो ये हो गई टॉप, ये हो गई बॉटम, ये हो गई लेफ्ट, ये हो गई राइट। अगर इन चारों का मैं बैकग्राउंड कलर सेम कर दूं ना तो ऐसा लगेगा एक ही डिव है। समझ में आ रही मेरी बात? अच्छा, ये ऐसा लग रहा है जैसे मैंने एक टेबल बनाया हुआ और 3 टीआर हैं और उनके दो को मैंने कॉलेज पेन करके मर्ज किया हुआ और बीच में 2 है। ऐसा नहीं है, डिव्स है। मैंने बताया था कि स्ट्रक्चर बनाने का एक और तरीका है डिव प्लस सीएसएस, तो ये वही तरीका है। समझ में आ रही मेरी बात? देखें, ये जो पेज है ना उसमें HTML यही लिखी हुई है भाई। HTML में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ये सारा कुछ हो रहा है, ये कहां पर हो रहा है? CSS में हो रहा है। ठीक हो गया? अच्छा, अब हम कुछ मजीद एट्रीब्यूट्स लिखते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर मैं कुछ एट्रीब्यूट लिखूंगा तो वो किस पर अप्लाई होंगे? उस एलिमेंट पर अप्लाई होंगे जिसकी आईडी डीवी टॉप है। सही है? चलिए देखें, यहां पर हम लिखते हैं जनाब बॉर्डर डैश रेडियस, और वो मैंने दे दिया 100 पिक्सल्स। तो ये इसका आउटपुट देखें, ये आएगा। क्या हुआ इससे? क्या हो गया भाई? हाँ भाई अफलातुन साहब, गुम हो गए हो तुम। क्या हुआ इससे? कुछ आउटपुट हुआ? आपसे पूछ रहा हूँ आखिर में। हाँ, क्या हुआ? नहीं, वो पीछे बैठा हुआ। क्या हुआ बेटा? कौन याद आ रहा है? कौन है? नाम बताओ, बता दो, मैं हेल्प कर देता हूँ। बताओ बेटा, इस उम्र में मैं बहुत हेल्प कर सकता हूँ, बताओ। हाँ भाई, क्या हुआ? कॉर्नर कर्व हो गए। कौन कौन से भाई? चारों कॉर्नर कर्व हो गए ना। कौन से डिव के?
जो मुझे सोता हुआ नजर आया ना और टुन नजर आया, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, बता रहा हूँ, डायरेक्ट उसको बुलाऊंगा यहीं पर। सही है? तो ये चारों कॉर्नर कर्व हो गए। सही है? क्योंकि मैंने यहां लिखा है बॉर्डर रेडियस 100 पिक्सल्स, तो चारों कॉर्नर 100 पिक्सल्स के हिसाब से कर्व हो गए। अच्छा, अगर मैं एक वैल्यू दूंगा तो वो चारों कॉर्नर पे अप्लाई होगी। मैं चाहूं तो चार अलग अलग वैल्यूज भी दे सकता हूं, और चारों अगर मैंने सेम दिए हैं तो फिर यही होगा, क्योंकि चारों पे सेम वैल्यू अप्लाई हो रही है। बात तो जब होगी जब मैं चारों अलग अलग देता हूं। जैसे ये पहली वैल्यू मैंने 0 कर दी, तो पहला कॉर्नर का कर्व खत्म हो जाएगा। अगर मैं दूसरी वैल्यू 0 कर दूं तो दूसरे का कर्व खत्म हो जाएगा। अगर तीसरी वैल्यू 0 कर दूं तो तीसरे का कर्व खत्म हो जाएगा, और अगर चौथी वैल्यू 0 कर दूं तो चौथे का कर्व खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये एट्रीब्यूट देने का कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन ये बात समझ में आ गई कि ये कॉर्नर कौन कौन से हैं। ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है, फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर, थर्ड कॉर्नर और ये फोर्थ कॉर्नर। तो अगर मुझे सिर्फ सेकंड और थर्ड करना है तो फिर मैं सेकंड और थर्ड की ही वैल्यू दूंगा, फर्स्ट और 4 को 0 दे दूंगा। सही है? फिर इसकी विड्थ अगर मैं कम करता हूं तो विड्थ भी कम हो जाएगी। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है? ये डीवी लेफ्ट ऊपर क्यों नहीं गई? क्योंकि ये फ्लोट इसमें लिखा ही नहीं है हमने। नहीं, ये फ्लोट हमने इसमें लिखा नहीं है ना। किसमें नहीं लिखा? टॉप वाला। टॉप फ्लोट हो ही नहीं रहा, लेफ्ट फ्लोट हो। सही है? अच्छा, फिर एक और चीज ये देखें कि यही बॉर्डर रेडियस का एट्रीब्यूट ना मैं अप्लाई कर देता हूं डीवी लेफ्ट पे, तो इसका भी दूसरा और तीसरा कॉर्नर कर्व होंगे। अब यहां एक इंपॉर्टेंट चीज ये समझ लें कि डीवी टॉप की हाइट कितनी है? 100 पिक्सल्स। तो इसकी जो मैक्सिमम कर्व होने की कैपेसिटी है ना वो 100 ही है। इससे ज्यादा ही कर्व हो ही नहीं सकती। आप यहाँ 500 भी लिख देंगे ना तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा आउटपुट पे, क्योंकि वो 100 से ज्यादा कर्व हो ही नहीं सकता। ठीक है? एरर कोई नहीं आएगा लेकिन इफेक्ट भी कोई नहीं आएगा। लेकिन क्योंकि डीवी लेफ्ट की हाइट कितनी है तो ये 100 से ज्यादा भी कर्व हो सकता। तो अगर जैसे मैं यहाँ पे 200 दे दूं तो ये मजीद कर्व हो जाएगा। अगर मैं 300 दे दूं तो और मजीद कर्व हो जाएगा। अगर मैं 400 दे दूं तो और मजीद कर्व हो जाएगा। 500 देने पे कर्व और ज्यादा हो जाएगा। और अगर मैंने 600 दे दिया तो ये अपने कर्व की मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच जाएगा। इससे ज्यादा कर्व नहीं होगा। अब आप वैल्यू बढ़ाते रहें। मेरी बात समझ में आ रही है? भाई हाइट परसेंटेज में नहीं देते। अच्छा, बॉर्डर रेडियस दे, हाँ दे सकते हैं, मैं बताता हूँ। अच्छा, इस दूसरे कॉर्नर को कर्व हम नहीं देते बल्कि तीसरे चौथे कॉर्नर को कर्व कर देते, तो ये आउटपुट आएगा जनाब। ठीक है? 600 ये हो गया, 600 ये हो गया। सही है? ओ भाई तुम लोग यही हो? जिंदा हो? मरवड़ तो नहीं गया कोई? आप में से कौन कौन है जो यहां पर नहीं है? प्लीज रेज योर हैंड। हाँ, सब लोग यहीं पर हैं? चले, फिर डीवी लेफ्ट के बाद हम आ जाते हैं जनाब डीवी राइट पे। इसमें भी बॉर्डर रेडियस अप्लाई कर देते हैं, लेकिन इसमें हम करेंगे जनाब पहला और तीसरा कॉर्नर। तो इसका आउटपुट आएगा ये। सही है? ठीक है? अच्छा, आप ये पिक्सल्स के बजाय ना परसेंटेज में भी दे सकते हैं। यानी अगर मिसाल के तौर पे मैं कुछ भी ना दूं और यहां पे दे दूं 100%,
तो अब ये चारों कॉर्नर 100% पे कर्व होंगे, तो ये शक्ल हो जाएगी। सही है। अगर मैं ऐसे करूं 0%, 0, फिर करूं 100% और फिर कर दूं 0, तो इसका मतलब पहला और तीसरा कॉर्नर 100% कर्व करना है, तो शक्ल ये हो जाएगी। सही है। अगर 600 देते हैं तो उसकी शक्ल कुछ डिफरेंट थी और परसेंटेज में देने पे कुछ डिफरेंट थी। सही है ना। अच्छा, फिर हम ये करते हैं कि यही बॉर्डर रेडियस हम डिफाइन करते हैं डीबी बॉटम में नहीं, बल्कि यहां पर कर देते हैं इसको 70%, लेकिन इसके जो फ्लोट की डायरेक्शन है वो राइट कर देते हैं। तो नतीजे में ये हो जाएगा, ये 70% हो गया और राइट पे फ्लोट हो गया। समझ में आ रही भाई मेरी बात? आप ये समझ लें कि ये काम आप टेबल तैयार में कर ही नहीं सकते, ये काम सिर्फ डिव में हो सकता है, वो भी बाय यूजिंग CSS। सही है। तो जो लोग लैपटॉप लाके मेरे साथ करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि अभी नहीं कर सकते, 20 साल लगेंगे इस स्पीड में करने में। हाँ, घर पे आप कर सकते हैं आराम से 2-3-4 अटेम्प्ट के अंदर। सही है। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब यहां पर कुछ कॉन्सेप्ट और क्लियर कर लें। आपको याद होगा हमने पिछली क्लास में एक टेबल बनाया था, ये वाला एक टेबल बनाया था हमने, नहीं ये वाला नहीं, कौन सा बनाया? फॉर्म, ये वाला बनाया। हाँ, तो ये HTML फॉर्म जनाब मैं करता ये हूँ कि ज़रा ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ गरीबों का फॉर्म बनाया था ना हमने, ये हमने कॉपी कर लिया और ये गरीबों का फॉर्म ना मैंने पेस्ट कर दिया DB राइट में। सही है। फिर ज़रा चेक करते हैं इसका आउटपुट। ये इसका आउटपुट है, DB राइट में रखा है ना हमने टेबल। समझ में आ रही बात? ये आउटपुट देख के क्या बात समझ में आ रही है? क्या DB राइट पे हाँ भाई, कुछ तो बोलो, सुबह से बैठे हुए यार। डिव के अंदर, ये तो पहले से ही पता है हमें कि डिव के अंदर टेबल बन सकता है। मैं ये कह रहा हूं कि ये आउटपुट देख के क्या बात जहन में आ रही है? DB राइट में टेबल है, सही है। और बॉर्डर रेडियस से बाहर जा रहा है टेबल, यानी डिव से बाहर निकला हुआ ना टेबल। डिव से बाहर नहीं निकला हुआ, बॉर्डर रेडियस से बाहर नहीं। तो बॉर्डर रेडियस ने डिव को ही तो चेंज किया ना, डिव की शेप चेंज करी थी ना। देखें, इससे आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये जो बॉर्डर रेडियस का एट्रीब्यूट है ना, ये डिव को कर्व नहीं कर रहा है, बल्कि बैकग्राउंड कलर को कर्व कर रहा है। डिव अपनी जगह वैसी की वैसे ही मौजूद है। समझ में आ रही मेरी बात? यानी कि जो DB राइट है ना, वो यहीं से शुरू हो रही है और यहां पे एंड हो रही है, जैसे कि पहले नजर आ रही थी। बॉर्डर रेडियस ने क्या किया है? बैकग्राउंड कलर को कर्व कर दिया है। बात समझ में आ रही है?
डिव की शेप चेंज नहीं हो रही है बॉर्डर रेडियस यूज करने से, तो ये आपको बेवकूफ बना रहा है। कौन सा एट्रीब्यूट? बॉर्डर रेडियस। तो अगर हम बॉर्डर रेडियस यूज करें और बैकग्राउंड कलर कुछ ना दें तो कोई फायदा नहीं होगा। सही है? क्योंकि जो कर्व हो रहा है ना वो बैकग्राउंड कलर हो रहा है, डिव उतनी की उतनी है। यानी ये अगर डीवी लेफ्ट की बात करें तो ये उसने उतनी जगह घेरी हुई जितनी पहले ली हुई थी, क्योंकि अगर ये डिव चेंज होती तो टेबल डिव से बाहर आता ही नहीं। बात समझ में आ रही? सही है? भाई क्यों आके फाड़ रहे हो, क्या हुआ? क्या डीवी लेफ्ट तो ब्लू वाली है, ये तो डीवी राइट है। वो आप उसका कोई इफेक्ट करें ना करें, डिफ से बाहर अभी भी नहीं जा रही है, ये डिफ के अंदर ही है। मैं ये तो समझा रहा हूँ, मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो डीवी राइट है ना, इसकी शेप चेंज नहीं हुई है, ये अभी भी रेक्टेंगल फॉर्म में ही है, सिर्फ बैकग्राउंड कलर कर्व हुआ है। तो बॉर्डर रेडियस का एट्रीब्यूट याद रखिएगा, बैकग्राउंड कलर को कर्व करता है। बात समझ में आ रही है? डिव को कर्व नहीं कर रहा है, डिव कर्व नहीं हो रही है। अगर मेरी बात समझ में आ गई है तो अच्छी बात है, नहीं आई तो कोई मसला नहीं है, ये उससे भी अच्छी बात है। ठीक है? सही है? चलो, तो जनाब ये आउटपुट आप हमने यहां पर बना लिया है, इधर इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि ये हमने डीवी राइट के अंदर फॉर्म बनाया है। सही है? तो यहां पर हमने जो ये सिलेक्टर्स बनाए हैं ये कहलाते हैं आईडी सिलेक्टर्स। आईडी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे हैं उनकी आईडी से। अगर मैं यहां पर आईडी के बजाय लिख दूं, हैश के बजाय लिख दूं डॉट, तो ये कहलाती है सीएसएस की क्लास। जब भी आपको डॉट नजर आएगा तो इसका मतलब यहां पर एक क्लास है। ठीक है? तो जनाब ये जो क्लास होती है इसके अंदर खास बात ये होती है कि इसमें जनाब इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, इस तरह की कोई भी चीज नहीं होती है। ये सिंपल सीएसएस की क्लास है। इसको आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाली क्लास के साथ कंपेयर करके कंफ्यूज मत होइएगा। क्लास का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एलिमेंट। एक से ज्यादा एलिमेंट में कोई चीज कॉमन हो तो वो एक क्लास बन सकती है। ठीक है? अच्छा, क्लास का मकसद ये होता है कि आप एक से ज्यादा एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। इंडिविजुअल एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए क्लास सिलेक्टर यूज नहीं होता है। क्लास सिलेक्टर का मतलब है कि आप एक से ज्यादा एक ग्रुप को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहां पर एक क्लास बनाता हूं कंटेंट, और कंटेंट के अंदर जाके मैं लिख देता हूं टेक्स्ट अलाइन राइट। अच्छा, अब ये क्लास किस पे अप्लाई होगी? तो हर वो एलिमेंट जिसके अंदर क्लास एट्रीब्यूट में कंटेंट लिखा हुआ है उस पर अप्लाई हो जाएगी। सही है? तो मैं करता ये हूं कि टेबल के पहले कॉलम के अंदर जाकर इस तरह लिख देता हूं क्लास इक्वल्स टू कंटेंट। सही है? तो आप देखेंगे कि पहले कॉलम की तमाम वैल्यूज क्या हो गई? टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या हो गई? राइट हो गई। समझ में आ रही मेरी बात? अच्छा, आप देखिए मैं यहां पे करता ये हूं कि ऐसे लिख देता हूं बैकग्राउंड कलर, और ये मैंने लिख दिया हाईलाइट। तो इनका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा? सारी टीडीज का हो गया ना? क्यों? क्योंकि ये सब उस क्लास से बिलोंग करते हैं। सही है? अच्छा, फिर मैंने किया ये कि इनका जो फॉन्ट
वेट है, वो मैंने कर दिया बोल्ड, बोल्ड हो जाएगा टेक्स्ट। अब आप ये देख रहे हैं कि एक से ज्यादा एलिमेंट को मैं एक्सेस कर रहा हूं बाय यूजिंग क्लास। सही है। अभी मेरी मर्जी है कि किस किस को इस क्लास में करवाना है, वो मेरे ऊपर है, किस तरह की कोडिंग करूंगा उसके हिसाब से होगा। ठीक है। तो इंडिविजुअल एलिमेंट को आप सिलेक्ट करते हैं बाय यूजिंग हैश, यानी कि आईडी सेलेक्टर, इंडिविजुअल एक एलिमेंट को, और एक से ज्यादा एलिमेंट को, ग्रुप ऑफ एलिमेंट को आप बाय यूजिंग क्लास सिलेक्ट करते हैं। सही है। अच्छा, कुछ और भी एट्रीब्यूट्स हैं। मिसाल के तौर पे एक एट्रीब्यूट है बॉर्डर रेडियस, हमने यूज किया। ये मैं बता दूं कि ये CSS3 का एट्रीब्यूट है। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि पुराने ब्राउजर पे नहीं चलेगा। अब पुराने ब्राउजर कहीं नहीं होते हैं, अब सारे नए ब्राउजर होते हैं। लेकिन कभी किसी पुराने जमाने की मशीन में आप चलाएं इसको और ना नहीं चले तो आप कहेंगे ये क्या हो रहा है। तो उसका रीजन ये है कि पुराने ब्राउजर इसको सपोर्ट नहीं करते। ठीक है। अब तो जमाना बहुत आसान हो गया वेब डेवलपमेंट का। पहले किसी जमाने में होता था कि फलां ब्राउजर करता है और फलां नहीं करता, तो सबके चेक्स लगे होते थे। यानी फायरफॉक्स के लिए अलग एट्रीब्यूट होता था, क्रोम के लिए अलग होता था, इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए अलग होता था। अब तो सब अप्लाई करते हैं और नए ब्राउजर सारे सपोर्ट करते हैं। अच्छा, अभी एक देखें, एक और एट्रीब्यूट में यूज कर रहा हूँ, वो भी CSS3 का है। वो है जनाब, उसको कहते हैं बॉक्स शेडो। यहाँ पे मैंने लिख दिया रेड, फिर मैंने लिख दिया 10 पिक्सल्स, और फिर मैंने लिख दिया 10 पिक्सल्स। इसका आउटपुट चेक करते हैं भाई क्या होगा। ये इसका आउटपुट है। नजर आ रहा है? अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं कि ये रेड तो समझ में आ रहा है कि रेड कलर है, ये 10 और 10 क्या है? हैं? क्या है? बताएं भी, बताएं, बोले, बताएं भी, बताएं। अच्छा, एक बात बताएं, अगर आपसे कोई सवाल पूछे कोई और आपको ना पता हो तो जवाब देना जरूरी होता है? कुछ ना कुछ बोलना जरूरी होता है या नहीं? क्या आप चुप भी रह सकते हैं? अब भाई सवाल पूछा है यार, क्या हो गया? तुम लोग टेंशन क्यों लेते हो? मैं तुम लोग को फेल थोड़ी कर सकता हूँ। फेल कर सकता हूँ क्या? क्या नहीं? तो फिर डर गए? खुल के बोलो, खुल के बोलो। हाँ, यही तो बात है ना। लेकिन मैं सवाल का जो कह रहा हूँ, असल में मैं कहना ये चाह रहा था कि बहुत सारी चीजों के कॉन्सेप्ट जो है ना, वो आपको अगर नहीं पता ना तो ठीक है, नहीं पता, अपनी तरफ से ना जबरदस्ती का कोई कॉन्सेप्ट बना के उसको जहन में ना बैठा लें। आप लोग को प्रॉब्लम ये है कि आप लोग के सामने कोई चीज आती है, आप लोगों के जहन में कोई कॉन्सेप्ट आता है, आप उसको वेरीफाई करे बगैर सही समझ के ना वही सारी जिंदगी अपने दिमाग में बिठा के रख लेते हैं। पहले वेरीफाई तो करें कि ये जो चीज मेरी समझ में आई है, ये सही समझ में आई है कि गलत समझ में आई है। अब मेजॉरिटी जो है ना वो कह रही है हाइट और वेट है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी कैसे पता चलेगा ये 10 और 10 क्या है? इसका तरीका ये है कि आप इसकी वैल्यू को चेंज करके देखें। इसके अलावा भी कोई एट्रीब्यूट मिलता है ना आपको, तो आप समझना चाह रहे हैं क्या कर रहा है। एक तो तरीका ये है कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लें, वो होती है इंग्लिश में, मसला ये, ठीक है। और इंग्लिश जो है ना वो मेरा ख्याल है कि हमें बोलने की जरूरत नहीं है, आती तो हमें है, लेकिन अगर हमें कुछ पढ़ी हुई लिखी हुई मिल जाए तो उसको समझना बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए। सही है ना? सही कह रहा हूँ ना? ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ बेटा। आप लोगों को मैं एक पैराग्राफ पढ़ने के लिए दूंगा ना, आप पहला लफ्ज पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे, उसके बाद आप लोग कहीं और निकल जाएंगे, फिर निकल जाएंगे, फिर वहां से कहीं और निकल जाएंगे, और जब तक वापस आएंगे तो आप देखेंगे कि मैं तो पूरा पैराग्राफ पढ़ चुका हूँ। फिर आप कहेंगे यार पढ़ा तो था, कुछ समझ ही नहीं आया। जब आप वापस आएंगे ना
तो पूरा पैराग्राफ खत्म हो चुका होगा। क्योंकि आप लोग ना 1 मिनट तक भी किसी एक चीज पे फोकस नहीं कर सकते। ट्राई करके देख लें, ट्राई करके देख लें। आप सब लोगों का फोकस बिगड़ा हुआ है, वो कैमरे के लेंस का फोकस बिगड़ जाता है ना। आप तमाम हजरात और खवातीन का फोकस बिगड़ा हुआ है बेटा, आज से नहीं बचपन से बिगड़ा हुआ है। ट्राई करके देख लो, सिर्फ एक चीज पे 1 मिनट तक फोकस कर लो, नहीं होगा आपसे, नहीं होगा ना। गलत तो नहीं कह रहा मैं, ये सही कह रहा हूं, फोकस बिगड़ा हुआ है ना। हाँ, तो इसीलिए इंग्लिश पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। अब क्या करें हैं? अब क्या हो गया, बेइज्जती सुन के तुम लोग घबरा क्यों जाते हो? इज्जत बेइज्जती जो है ना साइड पे रख के आया करो यार, टेंशन नहीं लिया करो। देखें इसको आप जो है ना वो वैल्यू चेंज करके देखें। ये मैंने वैल्यू चेंज कर दी, 10 के बजाय क्या कर दी, तो अब देखें आउटपुट ये हो गया। अच्छा, अब इसको मैं और चेंज कर देता हूं, तो आउटपुट ये हो गया। ये 200 पे ये हो रहा है आउटपुट, यानी जितनी मैं वैल्यू ज्यादा बढ़ा रहा हूं ना, ये इस तरफ भाग रहा है। समझ में आ रही बात? अगर मैं यहां पर -100 कर दूं तो ये आपको इस तरफ जाता हुआ नजर आएगा। समझ में आ रही बात? अच्छा, फिर मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूं, तो अब ये नीचे जा रहा है जनाब। अगर माइनस में कर दूं तो ये ऊपर चला जाएगा। क्या हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? क्या ये देखें, कोई भी जो शेडो होता है ना, वो शेडो बेसिकली डिपेंड करता है सोर्स किस एंगल पर है। यानी अगर सूरज की बात करें तो सूरज अगर बिल्कुल ऊपर होगा तो आपका साया बिल्कुल खत्म ना होने के बराबर होगा ना। लेकिन जब सूरज बिल्कुल यहाँ पर होगा तो साया इस तरफ बन रहा होगा, इस तरफ होगा तो इस तरफ बन रहा होगा, ऐसे ही है ना। तो ये जो दो वैल्यूज है ना, ये सोर्स की पोजीशन है, सोर्स की एक्स और वाई लोकेशन है। पहली वैल्यू एक्स लोकेशन है, एक्स एक्सिस पे। अगर आप उस वैल्यू को इधर लेके जाएंगे तो शेडो इधर जाएगा, इसको इधर लेके जाएंगे तो शेडो इस तरफ आएगा, नीचे लाएंगे तो शेडो ऊपर जाएगा, ऊपर लाएंगे तो शेडो नीचे जाएगा। ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है। अब बात आ रही समझ में? सही है। तो अब आप देखें कि ये मैंने एक्स एक्सिस पे वैल्यू दी हुई है 100, सही है। तो इसका मतलब ये जो है ना, थोड़ा सा ये आ गया। अगर इसको मैं 0 कर दूं तो ये शेडो बिल्कुल इसके साथ मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, और अगर यहां भी 0 दे दूं तो ये बिल्कुल इसके पीछे आ जाएगा शेडो, सही है। अगर मैं -100 दे दूं तो शेडो ऊपर चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? सही है। तो आपको किसी एट्रीब्यूट की जब अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग होगी कि कौन सी वैल्यू क्या कर रही है, तो फिर आप उसको यूज कर सकते हैं। ऐसी तुक्के मार के वैल्यू देते रहेंगे ना तो कुछ वो कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। तो ये एक्स और वाई एक्सिस की शेडो बना रहे हैं ना, तो शेडो के लिए इंपॉर्टेंट लाइट सोर्स है। जहां से लाइट आ रही है वो किस एंगल से आ रही है, उसी फिर एंगल के हिसाब से शेडो बनता है, सही है। तो जनाब ये बॉक्स शेडो का एट्रीब्यूट है जो कि टीवी लेफ्ट पे यूज हुआ है। नतीजे में ये आउटपुट आ रहा है भाई, सही है, ठीक है। चलें। अच्छा जी, तो बात हो रही थी हमारी CSS के ऊपर। अभी तक हमने CSS के दो चीजें देखी हैं कि जनाब अगर हैश लगा दें तो
वो हो जाता है आईडी सिलेक्टर, और अगर हम डॉट लगा दें तो वो कहलाता है क्लास नेम सिलेक्टर। ठीक है, आप किसी भी एलिमेंट को उसके टैग नेम से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये तीसरा सिलेक्टर है। यानी या तो आप आईडी से सिलेक्ट करें या क्लास नेम से करें, या अगर कुछ भी सिंबल ना लगाएं तो इसका मतलब होता है कि आप उसको उसके टैग नेम से सिलेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां पे लिख दूं इनपुट, तो इससे होगा ये कि सारे इनपुट सिलेक्ट होकर आ जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं यहां पे लिख दूं बैकग्राउंड कलर रेड, जितने भी इनपुट हैं उनका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा। सही है। अगर मैं लिख दूं जनाब कलर येलो, तो उनका फॉर कलर येलो हो जाएगा। लेकिन इसमें सेलेक्ट का नहीं हो रहा और टेक्स्ट एरिया का नहीं हो रहा, क्योंकि इनपुट का टैग नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि या तो इस तरह लिखते हैं सेलेक्ट, तो सिलेक्ट भी हो जाएगा। लेकिन अगर दो सिलेक्टर्स का सेम एट्रीब्यूट देने हैं तो आप ऐसे कर लें इनपुट कॉमा सेलेक्ट। का मतलब ये दो अलग अलग सिलेक्टर्स हैं, इनपुट अलग है सिलेक्ट अलग है, और दोनों पे यही अप्लाई करना है। तो अब ये दोनों पे हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे कॉमा करके टेक्स्ट एरिया भी लिखते हैं, तो अब ये टेक्स्ट एरिया पे भी यही अप्लाई हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात है? हो रही है यार, ये हो रही ना रिकॉर्डिंग, तो क्यों टेंशन ले रहे हो, बता रहा हूँ ना मैं, है? रिकॉर्डिंग ना हो रही थी तो हाँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट का करना हो तो आप क्लास डिफाइन कर लें उसकी, या उसकी आईडी लिखते हैं सिर्फ, उसको आईडी डिफाइन कर दो और आईडी लिखते हैं। एक सिलेक्टर होता है लेकिन वो तमाम ब्राउजर सपोर्ट नहीं करते, वो ये वाला है इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। ये जावास्क्रिप्ट में हो जाता है, यहाँ पे जो है ना वो कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा। सही है। या आप किसी भी एट्रीब्यूट की मदद से यहाँ पर ये कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया भाई? ये भी मैं बताऊंगा आपको और डिटेल से जब हम जावास्क्रिप्ट पर आएंगे ना, jQuery में खासतौर पे जब बहुत देखेंगे। तो एक सिलेक्टर ये है, एक सिलेक्टर ये है, एक सिलेक्टर ये है, और इनकी मदद से ये चीजें सिलेक्ट होकर आ रही हैं। तो ये टैग नेम है एक्चुअली, क्योंकि इसके साथ ना डॉट लगा हुआ है ना हैश लगा हुआ है। समझ में आ रही मेरी बात? आप देखेंगे यहाँ पर हम थोड़ा सा एग्जांपल को चेंज करते हैं, और ऐसे करके मैंने यहाँ पर एक और HTML का पेज ऐड कर लिया, और इस HTML के पेज के अंदर अब हम कुछ और चीजें देखेंगे। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन अक्सर हो जाती है कि कहाँ डॉट यूज करना है, कहाँ हैश यूज करना है, कहाँ टैग नेम यूज करना है। तो उसी को क्लियर करने के लिए देखें मैं यहाँ पर कुछ डिव्स बना रहा हूँ। ये हो गई जनाब हमारी पहली डिव, इसको कह देते हैं डिवी फर्स्ट। के बाद हम यहाँ पर कुछ और डिव्स बना लेते हैं। ये हो गई जनाब हमारी सेकंड डिव, ये हो गई हमारी थर्ड डिव। अच्छा, अभी तीन ही रखना है। तीनों डिव्स मेरे पास मौजूद है। मैंने यहाँ पे जाके लिखा स्टाइल टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट CSS, और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया डिव। तो डिव लिखने से होगा ये कि ये तीनों डिव सिलेक्ट होकर आ जाएंगे। तो अब यहाँ मैं जो भी एट्रीब्यूट अप्लाई करूंगा वो तीनों पे अप्लाई होगा। समझ में आ रही मेरी बात? क्यों? क्योंकि ना हैश लगा हुआ है ना डॉट लगा हुआ है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं लिख देता हूँ बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर तीनों पे अप्लाई हो जाएगा। फिर मैं लिख देता हूँ जनाब वेट, तो वेट भी तीनों पे अप्लाई हो जाएगी। मैंने लिख दी वेट 33%, और मैंने हाइट डिफाइन कर दी जनाब 400 पिक्सल्स।
और बॉर्डर रेडियस में डिफाइन कर देता हूं 100% चारों कॉर्नर, और साथ ही साथ में कर देता हूं फ्लोट लेफ्ट। तो अब देखें एक डिव की विड्थ 33 है, तो तीनों एक साथ आ जाएंगी क्योंकि टोटल मिला के 99% होगा। तीनों का बैकग्राउंड कलर रेड होगा, हाइट 400 है, बॉर्डर रेडियस 100% है, फ्लोट लेफ्ट है, लिहाजा जो पेज का आउटपुट आएगा वो कुछ इस किस्म का आएगा। सारी बात, ये तीनों डिस्क पे सेम कलर अप्लाई हो रहा है। क्या कह रही है? जोर से बोले। अच्छा बेटा घबराया नहीं करो, पप्पा से टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जोर से बोल दिया करो। हंस रहे हो तुम लोग? भाई उस्ताद कौन होता है? नहीं नहीं होता कौन है? यस, रूहानी पप्पा, रूहानी वालिदैन होता है ना। उस्ताद क्या होता है? उस्ताद कौन होते हैं भाई? रूहानी वालिदैन होते हैं ना, ये नहीं होते? बस फिर तो उस्ताद जी हो गए आपके रूहानी पप्पा, और उस्ताद जी की बेगम क्या हो गई? रूहानी मम्मा। और रूहानी मम्मा का ना बड़ा डिपेंड करता है, क्योंकि रूहानी मम्मा की वजह से रूहानी पप्पा का मूड सही और खराब होता है। तो रूहानी मम्मा का भी बड़ा किरदार होता है आपकी पढ़ाई में, ये याद रखिएगा। चले, तो अब बेसिकली ये हो गए जनाब कितने? 3 डिव्स हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये डिव है डीवी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो अब यहां पर करा क्या हमने कि ये जो स्टाइल्स अप्लाई किए ना, ये तीनों डिव्स पे अप्लाई कर दिए। जर्नल स्टाइल है जो हर टैग पे मैं करना चाह रहा हूं, तो उसके लिए तो हमने ये कर दिया। लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल टैग उस पे करना चाह रहा हूं तो फिर मैं क्या करूंगा? फिर मैं लिखूंगा हैश और फिर मैं लिखूंगा डीवी फर्स्ट। अच्छा, अब यहाँ पे मैं वो एट्रीब्यूट लिखूंगा जो सिर्फ इस पे अप्लाई करना है। मिसाल के तौर पे मैं सिर्फ इसमें कलर दे देता हूं, बाकी एट्रीब्यूट क्योंकि सब पर अप्लाई करना है तो मैं वैसे ही छोड़ दूंगा, उसी में छोड़ दूंगा। इसको कर देते हैं ग्रीन, और तीसरी वाली जो है इसको कर देते हैं ब्लू कर दें। तो आप देखेंगे कि जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं वो हमने यहां लिखे हुए हैं, जो कि तीनों डिव्स पे अप्लाई करने हैं, जबकि वो एट्रीब्यूट्स जो कि सिर्फ उस एक खास डिव पे करने हैं वो हमने ऐसे लिख दिया। तो आप देख सकते हैं कि कलर तीनों का डिफरेंट है, बाकी सारे एट्रीब्यूट वैसे के वैसे ही अप्लाइड है, यानी कि बैकग्राउंड कलर के अलावा फ्लोट, बॉर्डर रेडियस, विड्थ और हाइट ये जर्नल है, तीनों पे अप्लाई हो रहा है। तो ये सिलेक्टर तीनों को ला रहा है, लिहाजा ये तीनों पे अप्लाई हो रहा है। ये एक को ला रहा है तो ये सिर्फ एक पे अप्लाई हो रहा है, ये दूसरे पे अप्लाई हो रहा है, और ये तीसरे पे अप्लाई हो रहा है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, आप देखें इसमें और भी कुछ कॉन्सेप्ट समझ लें। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर नीचे कुछ और भी डिव्स बना देता हूँ। एक डिव मैंने ये बना दी जनाब, और एक ये मैंने एक और डिव यहाँ पर बना दी, और फिर मैंने उसके बाद एक डिव यहाँ पर और बना दी। तो इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि ये वाली जो डिव्स है ना, इन पे ये वाले एट्रीब्यूट अप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि ये तो सारी डिव्स पे होना है ना। तो अगर मैं यहां पर कोई कलर देता हूं तो वो नीचे वाली डिव्स पे अप्लाई होंगे। समझ में आ रही मेरी बात? ये जो 3 है ना, ये इन पे ये वाला कलर अप्लाई हो रहा है। सही है? ठीक है। जबकि इन तीनों पे हमने जो अलग अलग से अप्लाई किए थे वो उन पे अप्लाई हो रहा है। अच्छा, फिर मैं क्या करता हूं, देखें उसमें एक और भी हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है। मैंने लिखा डिव और फिर आगे लिख दिया HOVER। इसका मतलब है कि इस सेलेक्टर की सिलेक्ट की हुई चीज के ऊपर जब माउस आएगा तो क्या करना है?
तो हम ये करते हैं कि बॉर्डर रेडियस 0 कर देते हैं। उससे क्या होगा, उससे होगा कि जब हम माउस लाएंगे तो बॉर्डर रेडियस 0 हो जाएगी। समझ में आ रही मेरी बात? ओ भाई मेरी बात समझ में आ रही है? जिंदा हो तुम लोग या गए, इंतकाल हो गया है, जिंदा हो? तो ये जब माउस आ रहा है इसके ऊपर, तो ऐसे करने से एडवांटेज ये होता है कि जैसे ही माउस हटेगा ना दोबारा यही वाले एट्रीब्यूट अप्लाई होगा। अच्छा, इनमें से जिनको ओवरराइट करना है वो लिखने पड़ते हैं, यानी अगर इसको हटाना है तो लिखना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि एम्प्टी छोड़ दें, एम्प्टी छोड़ेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। सही है? और ये जरूरी नहीं है कि ये HOVER सिर्फ आप डिफ के साथ लिख सकते हैं, आप किसी भी एलिमेंट के साथ यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अच्छा जी, चलो कुछ और एग्जांपल करते हैं CSS से रिलेटेड। देखें, ये मैंने बनाया एक टेबल, और टेबल के अंदर बनाया TR के अंदर बनाया TD के अंदर लिखा यूजर नेम, और फिर एक और TD बना दी मैंने इसके अंदर। इसमें मैं लिख रहा हूँ इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। सही है? फिर मैंने बना दी जनाब एक और TR, उसमें बना दी एक और TD, इसमें मैं लिख रहा हूँ पासवर्ड, और एक और TD यूज करके इसमें मैंने लिख दिया इनपुट टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड। सही है? चले, और फिर मैं यहाँ पर एक TR और बना रहा हूँ, उसमें मैंने लिखा TD, लिख देता हूँ कॉल स्पैन 2, और यहाँ पर मैं बना देता हूँ इनपुट टाइप इक्वल्स टू बटन, वैल्यू में लिख देता हूँ लॉगिन। चलें, इसका आउटपुट जनाब इस पेज का कुछ इस किस्म का आएगा। टेबल है और टेबल के अंदर ये इस तरीके का आउटपुट है। इस टेबल की हम CSS थोड़ी सी डिफाइन कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जनाब स्टाइल टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट CSS, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा टेबल, तो इससे टेबल सेलेक्ट होकर आ जाएगा। बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे दे देते हैं ब्लू, और फॉर कलर हम यहाँ पे दे देते हैं व्हाइट। तो नतीजे में पेज आएगा कुछ इस किस्म का। समझ में आ रहा है मैंने क्या किया? नहीं आ? ये टेबल है आपके पास। हुआ क्या है कि हमने यहाँ पर एक टेबल बनाया है, उसमें 1 2 3 रॉज हैं और 2 कॉलम है। पहले में लिखा हुआ यूजर नेम, दूसरे में लिखा हुआ पासवर्ड, तीसरे में बटन बना हुआ है। तो ये आउटपुट है उसका। सही है? और फिर हमने ऊपर CSS में एक्सेस किया, यहाँ लिखा टेबल, तो टेबल सेलेक्ट होकर आ गया, बैकग्राउंड कलर ब्लू कर दिया और फॉर कलर व्हाइट कर दिया, तो फॉर कलर व्हाइट हो गया। अब समझ में आ गया? अभी समझ में नहीं आया तो खुदकुशी कर लो भाई। बाकी जो काम सारे हैं वो हलाल हैं जो आप करते हैं। किसने कहा था? अहमद नाम, ये बड़ा खुश है भाई। जब भी मैं कुछ चोरी बात करता हूँ ना, सबसे ज्यादा यही खुश होता है। हाँ, तुम्हारे बारे में पता है बेटा मुझे। मैं पहली क्लास में घुसते ही पता चल जाता है मुझे किसके कितने नंबर आएंगे। चले, तो अभी ज़ाहिर है यहाँ पे तो नंबर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो मुझे बाकी चीजों का पता चल जाता है। तो अब बेसिकली यहाँ पर ये टेबल है और ये टेबल का आउटपुट है। सही है? अच्छा, अब अगर हम इस टेबल के नीचे बना लें एक डिव और यहाँ पर एक्सेस कर लें डिव, तो अब मैं यहाँ जो स्टाइल एट्रीब्यूट लिखूंगा वो डिव पर अप्लाई हो जाएंगे। जैसे कि बैकग्राउंड कलर ये आ गया रेड, ठीक है। फिर हमने डिफाइन कर दी विड्थ, ये आ गई 100%। फिर हमने डिफाइन कर दी हाइट, ये आ गई 400 पिक्सल्स। तो ये आउटपुट आ जाएगा। सही है? तो ये आपका टेबल है, ये आपकी डिव है।
और ये वही है जो हमने यहाँ कोड लिखा है, टेबल है, ये डिव है। अब यहाँ कुछ सवाल हैं। वो पहला सवाल तो ये है कि डिव नीचे क्यों है और टेबल ऊपर क्यों है। कोई पूछे आपसे तो क्या जवाब है? सवाल है, जोर से बोलो बेटा, जोर से, डरा नहीं करो किसी से, सारे अपने भाई हैं, बोलो। सिंपल है, पहले टेबल बनाया आपने कोड के अंदर, फिर डिव को बनाया, तो पहले टेबल ऊपर आएगा फिर डिव आएगी। सिंपल सा आंसर है, इसमें कोई परेशान होने वाली बात ही नहीं। जो कोड आप पहले लिखेंगे वो पहले एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि डिव यहाँ से क्यों शुरू हो रही है, तो डिव वहां से शुरू होगी जहां पे टेबल एंड होगा। टेबल की जितनी हाइट है ना, वो जब एंड होगी तो डिव शुरू होगा। सही है। अच्छा, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, गौर से सुनिएगा, ये डिव शुरू होगी या डिव शुरू होगा? भाई तो है सही है। अच्छा, अब ये टेबल है, टेबल के नीचे डिव है, सही है। मैं जो बताना चाह रहा हूं आपको ये है कि ब्राउजर जो ये चीजें दिखा रहा है ना, वो पहले टेबल दिखा रहा है, टेबल के नीचे डिव दिखा रहा है। तो कोड में पहले टेबल है और टेबल के नीचे क्या है, डिव है। इसको कहते हैं एब्सोल्यूट पोजीशनिंग। एब्सोल्यूट पोजीशनिंग का मुराद है कि जो चीज जहां पर है वहीं नजर आती है। लेकिन इसके मुकाबले में पोजीशनिंग का एक और भी कॉन्सेप्ट है जो कहलाता है रिलेटिव पोजीशनिंग। रिलेटिव पोजीशनिंग से क्या मुराद है? रिलेटिव पोजीशनिंग आपको समझ में आएगी, एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास रिलेटिव मार्किंग का। रिलेटिव मार्किंग पता है आप लोगों को क्या होती है? नहीं पता? पता है? चले, रिलेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट ये है कि भाई मिसाल के तौर पे मैंने आप सबका एग्जाम लिया, तो आउट ऑफ 100 जो हाईएस्ट नंबर थे वो थे 5, उसके बाद थे 4 और उसके बाद थे 3, बाकी पूरी क्लास के थे 0। हो गया मिसाल के तौर पे। तो अब एब्सोल्यूट मार्किंग के हिसाब से तो पूरी क्लास ही फेल हो गई, लेकिन एक कॉन्सेप्ट होता है रिलेटिव मार्किंग का। रिलेटिव मार्किंग ये होती है कि क्लास में जिसके सबसे हाईएस्ट मार्क्स हैं उसका आप ए ग्रेड कर दें, ठीक है, और जितने उसके बढ़ाए ना पूरी क्लास की भी उतने ही बढ़ा दें। मिसाल के तौर पे ए ग्रेड आता है 90 मार्क्स पे, सपोज, ऐसे तो 88 पे आता है और 80 पे आता है, परसेंटेज पॉइंट ऑफ व्यू से जीपीए के हिसाब से 88 पे आता है। सपोज हम कह रहे हैं 90 मार्क्स पे आता है, तो हम फिर इसके ये हाईएस्ट नंबर है तो इसके कितने बढ़ाएंगे कि 90 हो जाए? 85। तो पूरी क्लास के 85 नंबर बढ़ा देंगे, तो जिस बच्चे के 0 नंबर होंगे उसके भी कितने हो जाएंगे? अच्छा, ये होता है रिलेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट। इसमें फायदा हो जाता है अगर सबके एक जैसे नंबर हो, लेकिन अगर इन्हीं साहब के आ जाए जनाब 80, बाकी सबके वही 4-3 हो, तो इनके बढ़ेंगे 10, तो बाकी सबके भी 10 बढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ये है कि बाद सब्जेक्ट बड़े मुश्किल होते हैं और उनमें ए ग्रेड लाना पॉसिबल ही नहीं होता, ठीक है। तो अब उसकी वजह से जो है ना बच्चों की परसेंटेज खराब हो जाती है। तो जो हाईएस्ट नंबर है ना उसको आप ए करें और उसके हिसाब से बाकी सबकी भी मार्किंग एडजस्ट करें। रिलेटिव मार्किंग, इसको बोलते हैं क्या? रिलेटिव मार्किंग। ये हर जगह अप्लाई नहीं होता लेकिन बहुत जगह होता भी है। तो अब बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि अब जो बच्चे फेल हुए, 0 थे जिनके, उनके हो गए 85, लेकिन औकात उनकी क्या है? 0 वाली है। नंबर तो 85 आ गए, लेकिन एक्चुअली उनकी जो अहलियत थी वो 0 वाली है। तो इस चीज को बताने का मकसद ये है कि अगर हम चाहें
तो अपने टेबल की पोजीशन चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग पोजीशन एट्रीब्यूट। देखिए पोजीशन अब मैं कर रहा हूं रिलेटिव, तो पोजीशन हो जाएगी रिलेटिव। फिर मैं कर रहा हूं लेफ्ट, एट्रीब्यूट डिफाइंड, मैंने लेफ्ट लिखा 200 पिक्सल्स, तो ये लेफ्ट से 200 पिक्सल मूव हो जाएगा। अगर मैं यहां कर दूं 400, तो 400 पिक्सल मूव हो जाएगा। अगर मैं लिख दूं 600, तो 600 पिक्सल मूव हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे दूसरा वेरिएबल डिफाइन करूं टॉप, और यहाँ पे दे दूं 300 पिक्सल्स, तो आप देखेंगे कि ये टॉप से मूव हो जाएगा। यानी कि दो वैल्यूज हैं, एक है लेफ्ट और एक टॉप। लेफ्ट वैल्यू ज्यादा करने से ये लेफ्ट से आगे आएगा, और टॉप ज्यादा करने से ये टॉप से नीचे आएगा। टॉप से डिस्टेंस और लेफ्ट से डिस्टेंस बता रहा है, इसको बोलते हैं रिलेटिव पोजीशनिंग। यहाँ एक सवाल ही पैदा होता है कि जब मैंने टेबल को मूव किया तो डिव ऊपर क्यों नहीं गया, क्योंकि अब तो टेबल है ही नहीं उसके ऊपर। बताएं क्यों नहीं गया है? तो उसकी औकात, हाँ बेसिकली इसका जवाब आप इस तरह देंगे, बात अगर आपको समझ में आ गई है। पहले टेबल ड्रॉ हुआ, फिर डिव ड्रॉ हुई, उसके बाद टेबल मूव हुआ। सोना नहीं कोई बता रहा हूं मैं, सोने की नहीं हो रही है, समझ में आ रही बात? ठीक है, तो टेबल ड्रॉ हुआ, टेबल के बाद क्या ड्रॉ हुआ, डिव ड्रॉ हो गए, उसके बाद टेबल मूव हुआ है। तो डिव को लगता है कि टेबल अभी तक वहीं पर है, बात समझ में आ रही है, और टेबल वहीं पर है। सही? अच्छा, अगर मैं ये करूं कि एग्जैक्टली यही एट्रीब्यूट में डिव के साथ भी अप्लाई कर दूं, तो फिर क्या होगा? हाँ देखिए वैल्यू मैंने सेम दी है ना, तो इसका मतलब डिव टेबल के ऊपर आ जाएगी, डिव टेबल के नीचे ही रहेगी, क्योंकि टेबल जहां से चली थी वहां से 600 और 300 चली है, और डिव जहां से चला है वहां से 600 और 300 चला है। तो जिसके नंबर 5 थे उसके तो 90 हो गए, लेकिन जिसके 0 थे उसके 85 होंगे, और अगर किसी के 10 थे तो वो बढ़कर 95 हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है मेरी? ये जो पोजीशन रिलेटिव होती है ना, इसमें एक प्रॉब्लम ये होता है कि अक्सर हमारा जो एलिमेंट्स होते हैं पेज के ऊपर, उनमें ओवरलैपिंग हो जाती है। ओवरलैपिंग एब्सोल्यूट पोजीशनिंग में नहीं होती है, रिलेटिव में हो जाती है। सही है? क्योंकि जब हम लेफ्ट और टॉप डिफाइन कर रहे होते तो एलिमेंट एक दूसरे के ऊपर आ जाते। तो अब क्या करें? तो अब आपने एमएस वर्ड में ये काम किया होगा, ब्रिंग फॉरवर्ड या ब्रिंग बैकवर्ड, तो वो काम हम कैसे करेंगे? उसके लिए जनाब सीएसएस में एक एट्रीब्यूट होता है z इंडेक्स के नाम से। ये रिलेटिव पोजीशनिंग में काम आएगा, वैसे नहीं आता ये। देखिए मैं लिख रहा हूं z इंडेक्स 10, ये मैंने टेबल का 10 डिफाइन कर दिया, और डिव का मैंने डिफाइन कर दिया 11। तो अभी z इंडेक्स की वैल्यू बड़ी किसकी है? डिव की है, तो डिव आपको ऊपर नजर आएगी। अब z इंडेक्स की वैल्यू बड़ी किसकी है? टेबल की, तो आपको टेबल ऊपर नजर आएगा। समझ में आ रही बात? अब z इंडेक्स की वैल्यू बड़ी किसकी है? डिव की है, तो अब डिव आपको ऊपर नजर आएगी। तो जब एलिमेंट्स ओवरलैप हो रहे हो तो z इंडेक्स की वैल्यू की मदद से आप किसी को पीछे भेज सकते हैं और किसी को फ्रंट पे ला सकते हैं। लेकिन ये होगा किस वक्त? जब पोजीशन रिलेटिव होगी। समझ में आ रही है? हाँ भाई, अच्छा चलें इसी पोजीशन रिलेटिव को एक और एग्जांपल से समझते हैं। जनाब मैं यहाँ पर एक और HTML का पेज बना रहा हूं, और इसके अंदर हमने बनाई सबसे पहले एक डिव, और इसको कह देते हैं db फर्स्ट। ठीक है,
इसके लिए हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं स्टाइल टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट सीएसएस, और यहाँ पे मैंने लिखा हैश डीबी फर्स्ट। विड्थ हम डिफाइन करते हैं 90% और हाइट इसकी डिफाइन करते हैं 700 पिक्सल्स। बैकग्राउंड कलर कुछ इसका डिफाइन कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं। चेक करते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। भाई आप लोग यहीं पर है ना, ये आउटपुट है भाई इस कोड का, सही है। फिर हम करते ये हैं कि इसमें डिफाइन करता है बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस में इसमें दे रहा हूं 100%, 0, 100% और 0। ये बॉर्डर रेडियस इसमें मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। विड्थ कर दें चले 100%, सही है भाई। कोई मसला तो नहीं है, आउटपुट कैसे आ रहा है समझ में आ रहा है ना। फिर हम करते ये हैं कि इसके नीचे एक डिव और डिफाइन करते हैं, ये आगे डीवी सेकंड। और हम करेंगे ये कि एग्जैक्टली यही एट्रीब्यूट डीवी सेकंड के लिए भी कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि ये नीचे डीवी सेकंड आ गई, ऊपर डीवी फर्स्ट है, नीचे डीवी सेकंड है, सही है। इसमें कलर चेंज कर देते हैं, इसको ग्रीन कर देते हैं, सही है। फिर हम करते ये हैं कि यहां 0 लिख देते हैं और यहां से 0 हटा देते हैं। तो आप देखेंगे कि ये डीवी फर्स्ट है और ये क्या है, डीवी सेकंड है, सही है ना। अच्छा, अब डीवी सेकंड के अंदर मैं जा रहा हूं, मैंने लिखा पोजीशन रिलेटिव। पोजीशन रिलेटिव देने के बाद हमें पता है कि टॉप की वैल्यू अगर मैं मिसाल के तौर पे 100 पिक्सल देता हूं तो ये मजीद नीचे मूव होगा। अच्छा, अगर मैं -100 दे दूं तो क्या होगा, ऊपर चला जाएगा ये। और अगर मैं यहाँ पे एग्जैक्टली -700 दे दूं तो ये यहाँ आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? अच्छा, फिर हम यहाँ पे एक डिव और डिफाइन करते हैं, इसको बोल देते हैं डीवी थर्ड, तो ये क्या हो गया, चलें ये डीवी थर्ड आ गए आपके पास। अच्छा, डीवी थर्ड की विड्थ 80% है, हाइट इसकी 700 पिक्सल है, बॉर्डर रेडियस इसमें 100% है, बैकग्राउंड कलर रेड है। तो बाय डिफॉल्ट इसकी पोजीशन तो बहुत नीचे होगी क्योंकि ये सेकंड, फर्स्ट और सेकंड के बाद है। लेकिन अगर मैं यहां पे लिख दूं जनाब टॉप इक्वल्स टू माइनस, क्या लिखूं कि ऊपर आ जाए 1400 पिक्सल्स, तो ये आपको यहां पर नजर आएगी। और जाहिर है फिर लेफ्ट वैल्यू भी डिफाइन कर सकता हूं मैं, तो ये आपको यहां पर नजर आएगी। समझ में आ रही मेरी बात? अब आप एक चीज अगर गौर करें कि अगर तीनों का कलर सेम हो जाए तो आपको लगेगा कि एक ही डिव है, हालांकि ये 3 डिव्स है। एक बार होना भाई, या बैकग्राउंड एक शेप बना लिया आपने, आप 2-4 डिव्स की मदद से कोई भी शेप बना सकते हैं ना।
या नहीं बना सकते? मैं आपको बोलूं स्टार बनाना है तो डिव की मदद से बन जाएगा बैकग्राउंड में, 5 डिव्स मिलानी पड़ेंगी। ये लेकिन यहाँ पर ये देख लीजिएगा कि स्क्रॉल बार आपको बता रहा है कि यहाँ पर एक्चुअली 2100 पिक्सल्स यूज हो रहे हैं। अच्छा, आप तीनों की कलर अलग अलग भी रख सकते हैं। तीनों को कलर अलग अलग रखेंगे तो ये ज़रा आउटपुट आ रहा है। तो उसमें एक चीज, एक और एट्रीब्यूट भी आप समझ लें। एक एट्रीब्यूट होता है हमारे पास ओपेसिटी के नाम से। ओपेसिटी अगर किसी एलिमेंट की 0 हो तो वो हाइड हो जाता है, अगर 1 हो तो वो फुल नजर आता है, और 0 और 1 के दरमियान वो फिर ब्लर होगा। आपके 0.5 का मतलब है कि आधा नजर आएगा और आधा छुप जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? इसकी ओपेसिटी मैंने दी है 0.5। ये जितना 1 की तरफ होगा ना उतना क्लियर होगा, जितना 0 की तरफ होगा उतना हाइड होगा। एट्रीब्यूट सेकंड में भी डिफाइन कर सकते हैं और फर्स्ट में भी कर सकते हैं। सही है। ये ध्यान में रखिएगा कि अगर आपने ओपेसिटी डिफाइन की है तो इसमें जो टेक्स्ट लिखा जाएगा वो भी ऐसे ही होगा, वो भी ब्लर नजर आ रहा होगा आपको। तो या तो इसके ऊपर आप एक डिव और लेकर आए और उसमें टेक्स्ट लिखें, डिव के अंदर पिक्चर रखते हैं उसमें नजर आ जाएगी। सही है। जैसे मिसाल के तौर पे हम करते ही हैं कि एक डिव और बना लेते हैं यहाँ पर। ये सारी चीजें ना आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर होंगी आपको। मैंने तो खैर बता दिया आपको, लेकिन ये कि आप इसको अगर प्रैक्टिस करें तो बहुत सारी चीजें आपको खुद ब खुद ही क्लियर हो जाएगी। लेकिन ये चौथी डिव आ गई आपके पास। अभी तो फिलहाल मैंने इसमें एग्जैक्टली वही एट्रीब्यूट दे दिए हैं जो डीबी थर्ड में थे। आपको नीचे नजर आएगी ये डीबी फोर्थ है। इसमें से ओपेसिटी हम हटा देते हैं तो ओपेसिटी हट जाएगी इसमें से। ठीक है। फिर हम करते ये हैं कि इसकी विड्थ कर देते हैं 40%, तो इसकी विड्थ हो जाएगी 40%। फिर इसमें से बॉर्डर रेडियस का एट्रीब्यूट ही हटा देते हैं तो बॉर्डर रेडियस का एट्रीब्यूट ही हट जाएगा। फिर जनाब हाइट इसकी हम और कम कर देते हैं तो इसकी हाइट भी कम हो जाएगी। फिर हम करेंगे ये कि लेफ्ट थोड़ा सा टॉप इसको कर देंगे 21, तो ये आपको यहां नजर आएगी बिल्कुल ऊपर। इसको कर दें 1900, थोड़ा सा नीचे आ। फिर लेफ्ट में यहां से इसको बढ़ा दें तो ये आपको यहां नजर आएगी। इसको कर दें जनाब 450। ये यहां नजर आ गए आपको। अब आप इसके ऊपर कोई पिक्चर दिखा दें, कुछ टेक्स्ट लिख दें। अगर मैंने यहाँ पे लिखा है डीबी फोर्थ में जाके वेलकम टू वेब इंजीनियरिंग, तो ये टेक्स्ट इस पे आपको लिखा हुआ नजर आएगा। उसको आप चाहें तो फर्दर उसकी अलाइनमेंट वगैरह कर सकते हैं, यानी कि टेक्स्ट अलाइन आप सेंटर कर दें और कलर उसका येलो कर दें। और फॉन्ट साइज बढ़ा दें। नीचे आप चाहें तो कोई पिक्चर दिखा दें, पिक्चर भी नजर आ जाएगी। पिक्चर हमने रखी थी ना एक, कौन सी थी वो, HTML वाली क्लास में। ये डाउनलोड,
तो ये वाली पिक्चर हम अपनी यहाँ यूज कर लेते हैं। सही है, समझ में आ रही बात। आप ये भी कर सकते हैं कि ये जो DB4 है इसका बैकग्राउंड कलर ही हटा दें, तो रेड कलर ही हट जाएगा। इसका फायदा ये होगा कि ये टेक्स्ट आपका ब्लर नहीं होगा। अगर आप इसको डायरेक्ट उस वाली डिस्क पे रखेंगे ना तो वो भी ब्लर हो जाएगी। जैसे अगर ये वाली जो डिव है DB4, इसमें भी ओपेसिटी डिफाइन कर दूं मैं, तो ओवरऑल ओपेसिटी इस पे डिफाइन हो जाएगी। सही है, ठीक है। ये बेटा आपने घर जाके करना है। हाँ, यहाँ देखा और सही है, यस सर, और घर जाके चिल करा आराम से। क्या चल रहा है वैसे टीवी पे? टीवी देखते हैं आप लोग? झूठ नहीं। तो आप तो मूवीज देखते होंगे फिर, है ना? लैपटॉप पे मूवीज देखते होंगे फिर, है ना? मूवीज तो देखते हो यार तुम लोग, झूठ नहीं बोलना मुझे, है ना? 3 मूवीज एक साथ देखते हो, वाह भाई वाह। अच्छा, कौन सी मूवी आई हुई है आजकल वैसे है? अच्छा, आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, टीवी देखने से जो है ना आपका दिमाग सुधरता है। सही बता रहा हूं, सही बता रहा हूं। और बुक पढ़ने से आपका दिमाग फैलता है। कभी ट्राई करके देखिएगा। टीवी पे बुक पढ़ रहा है? चले जी, ये मैंने वीडियो यहाँ